किसी भी ह्यूमैनिटीज टॉपिक के पीछे जाकर धीरे से बोलो फंसना पक्का है तो वो मुड़कर जरूर देखेगा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इस एक वीडियो में मुझे पता है कि हमें बहुत सारे रीजन्स के नाम और चीजों के नाम और टर्म्स को देखना है, लेकिन जितने अच्छे से इस वीडियो को सुनोगे उतने अच्छे से वो रिवाइज होंगे, याद होंगे एंड तुम आंसर कर पाओगे। सीधे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। डिफाइन ट्रांसपोर्ट। क्या होता है ट्रांसपोर्ट, जिसकी इस पूरे चैप्टर में बात करनी है। क्या इसके मोड्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस, हर एक टॉपिक को, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है इस क्वेश्चन में जिनको हम कवर करेंगे, फीचर्स हम देखेंगे एंड ये सारे बेसिक चीजें अच्छे से सुनो, बनने ही चाहिए। ट्रांसपोर्ट का सबसे पहले तो एक बेसिक डेफिनेशन जो 1000 जगह पर यूज कर पाओगे कि एक सर्विस, एक फैसिलिटी है जो पर्सन को, गुड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। इसके लिए हम ह्यूमन, एनिमल और व्हीकल्स का यूज करते हैं। अब पेलिनक्विन कैरी करने के लिए इंसानों का भी हमने यूज किया हुआ है, एनिमल्स को, गधे घोड़ों का हम यूज करते हैं, व्हीकल्स का हम यूज करते हैं। अब ये हम अलग अलग मोड्स में कर सकते हैं, जैसे कि हो सकता है क्वेश्चन यही आपसे मेजरली पूछ रहा हो, जैसे कि हमारा सबसे बेसिक हो गया लैंड ट्रांसपोर्ट जो कि हम रोड से, रेलवे से करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट जो कि हम शिपिंग, मतलब हमारे जो ओशियनिक सीवेज होते हैं उनसे। वाटरवेज, हम इनलैंड वाटरवेज की बात कर रहे हैं, लेक्स और रिवर्स और कैनाल से जो हम करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट जो हम एयरवेज में करते हैं। पाइपलाइन जिसका यूज करके हम पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ओस इन लिक्विफाइड फॉर्म, हम यहां से सॉलिड को वो नहीं कर सकते, लेकिन इन सब चीजों को कर सकते हैं। अब ट्रांसपोर्ट एज एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, अगर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो एक्सप्लेन करना ये एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री है। ये बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जो एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोनॉमी की, ट्रांसपोर्टिंग, कम्युनिकेटिंग फैसिलिटीज होना चाहिए, उसको फुलफिल करता है। एंड ट्रांसपोर्ट आर्टरीज, इसका मतलब याद रखेंगे, एक बेसिक टर्म है, आपको बनना चाहिए। अगर नहीं भी बनेगा तो ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि एक्सप्लेन ही करो, मेजर चांसेस है कि नहीं ऐसे पूछा जाएगा, लेकिन आप आंसर में जब ऐसे टर्म्स यूज करते हो तो दिखता है कि बंदे ने अच्छे से पढ़ाई करी है। ट्रांसपोर्ट आर्टरीज मतलब हम उन ट्रांसपोर्टिंग, लेट्स से रोड की या फिर वेज की बात कर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा हमें क्राउड देखने को मिलता है, ट्रैफिक देखने को मिलता है। क्राउड नहीं, ट्रैफिक इज अ बेटर वर्ड। व्हीकल्स टू कैरी पीपल एंड गुड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन रूट्स, ये सारे हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे फीचर्स हैं, हमारे जो हमें ट्रांसपोर्ट में देखने को मिलते हैं। हैंडलिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड डिलीवरी। अब ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बनाना है हमें ट्रांसपोर्ट, क्यों? सबसे पहले डिफेंस पर्पसेस ऑफ द नेशन के लिए आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है, कनेक्टिविटी डेवलप करनी पड़ती है। स्पीडी एंड ट्रांसपोर्टेशन विथ एफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन विथ एफिशिएंसी, तो कॉपरेशन विद इन द नेशन या फिर कॉपरेशन विद इन रीजन्स आप इससे प्रमोट कर सकते हो। यूनिटी अमंग स्कैटर्ड पीपल्स, दूर दूर तक जब कम्युनिकेशन रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, कनेक्टिविटी रहेगी, तो आप यूनिटी एंड कनेक्टिविटी एंड कॉपरेशन को प्रमोट कर सकोगे। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क किस चीज से बनता है? नोड्स और लिंक्स से बनता है। जब नोड्स और लिंक्स पैटर्न बना, मतलब एक सेंटर पे समझ लेते हैं। नोड मतलब होता है, हमने पहले भी देखा है, जब मल्टीपल रोड्स एक जगह पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड्स। अब यहां पे भी बहुत सारे मिल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे एक नोड, और वो नोड जो दो नोड्स को कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं लिंक। तो ये है लिंक, ये है नोड। नोड्स और लिंक्स मिलके ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाते हैं एंड एक पैटर्न फॉर्म कर रहे होते हैं। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अब ट्रांसपोर्ट नहीं, लैंड ट्रांसपोर्ट का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हमने इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस बताने हैं। अब सबसे पहले तो लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन से होते हैं? रोड हो गया, रेलवेज हो गया, एंड ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं इसको डे टू डे लाइफ में। ये डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्पेशली रोडवेज। रेलवेज नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब क्या? रोड से तुम अपने घर तक पहुंचोगे, इसलिए इसको हम बेसिक, एक बेस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे तुम्हें एक पॉइंट तक पहुंचा देगा, तुम्हें लेट्स से उस सिटी जाना है वहां तक पहुंचा रहा है। एयरप्लेन तुम्हें किसी स्टेट तक, किसी कंट्री तक पहुंचा रहा है, लेकिन तुम्हारे घर, तुम्हारे एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे तुम्हें रोड नेटवर्क लेके जा पाएगा। डोर टू डोर सर्विस रोड देगा। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत इजिली हम इनको चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं एज कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये रूरल, अर्बन और इंडस्ट्रियल एरियाज को कनेक्ट करने का काम करते हैं, हेंस
हेंस दे आर द बेस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एडवांटेजेस क्या है? शॉर्ट मीडियम डिस्टेंसेस के लिए बहुत सूटेबल है, प्रोवाइड्स लास्ट माइल कनेक्टिविटी, एकदम कनेक्टिविटी में डोर तक पहुंचाता है आपको, इकोनॉमिकल होता है स्मॉल लोड्स के लिए, ये रिमोट और हिली एरियाज तक भी पहुंच सकता है। रेलवेज जो होते हैं वो हैवी और बल्की गुड्स के लिए अच्छे हैं, एंड इजी टू एक्सपांड एंड बिल्ड होते हैं एज कंपेयर टू एयर या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमें ज्यादा खर्चा करना होता है पोर्ट बनाने के लिए या फिर एयरपोर्ट बनाने के लिए। लिमिटेशंस क्या है लैंड ट्रांसपोर्ट की? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए स्लो है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए उतना एफिशिएंट नहीं है। एक और नेगेटिव इंपैक्ट है कि टेरेन और क्लाइमेट इसको इंपैक्ट कर देता है इजीली। रोड्स जो है वो कंजेस्टेड, यानी कि बहुत ट्रैफिक हो जाता है, डिलेज हो जाते हैं, स्पेशली हमारे जो सिटीज है वहां पे एक मैसिव प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया में नहीं अराउंड द ग्लोब ये एक प्रॉब्लम है। रेलवेज जो है उनमें आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, रेलवे लाइंस वगैरह, रेलवे स्टेशंस बनाने के लिए, लार्ज वॉल्यूम्स के लिए सूटेबल नहीं है। जैसे कि सी ट्रांसपोर्ट होता है हैवी बल्कि लार्ज वॉल्यूम आप उसमें गुड्स का रख सकते हो, ये उतना सूटेबल नहीं होता है। यहाँ पे एक्सीडेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो सकते हैं। अब हम अगले पे बढ़ते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट की स्पेसिफिकली बात करेंगे, लैंड की नहीं, अब सिर्फ रोड की बात कर रहे हैं। तो जब सिर्फ रोड की भी बात करोगे तो जो बेसिक लैंड ट्रांसपोर्ट के फीचर्स हैं वो इसके लिए एप्लीकेबल होंगे ही। अब रोड ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम भी पूछ रहा है तो दोनों को, पहले रोड ट्रांसपोर्ट के फीचर्स लिखे हुए हैं तो वही पॉइंट जो हमने पीछे देखे थे वो यहाँ पे भी आ गए, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं समझा रहा हूँ। फ्राइट मतलब होता है हम गुड की बात कर रहे हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वाइटल रोल इन ट्रेड, कॉमर्स एंड टूरिज्म, लोकल और रीजनल मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट ये होता है। प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहले अनमेटल्ड रोड, अनमेटल्ड रोड्स मतलब कच्ची सड़कें, जो कच्ची सड़कें ये हर सीजन में यूज नहीं की जा सकती। रेनी सीजन में स्पेशली अनमोटरेबल, मतलब हम मोटर्ड व्हीकल्स वगैरह इनमें यूज नहीं कर सकते, अनयूजेबल ये हो जाते हैं। इवन जो मेटल्ड रोड्स है, जो पक्की सड़कें हैं, ये हैवी रेन्स और फ्लड्स में यूज नहीं की जा सकती। रोड कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ड्रॉ करता है, एंड क्वालिटी रोड्स जो है दे वेराई। डेवलप्ड कंट्रीज में तो हर जगह क्वालिटी रोड्स मिलेंगी, लेकिन लेट्स से जबलपुर में मेरे घर के सामने की रोड टूट जाती है हर 5 साल में। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हर रीजन में, डेवलपिंग कंट्रीज की हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ रोड्स उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होता है, मेंटेन करना होता है एंड अच्छे से बनाना भी होता है। प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक कंजेशन, क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी पूछ रहा था, और हो सकता है सिर्फ इतना ही पूछे, बाकी पूछे ही ना। तो जब सिर्फ इतना पूछेगा तो बताना ये रोड ट्रैफिक का एक बहुत मैसिव प्रॉब्लम है, कंजेशन का। रोड नेटवर्क जब कोप अप नहीं कर पाते हैं ट्रैफिक के साथ, जब ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है तब कंजेशन होता है। सिटीज क्रॉनिक ट्रैफिक कंजेशन से सफर करती हैं, ये सिटीज की ही प्रॉब्लम है, स्पेशली जो ज्यादा डेवलप्ड और ज्यादा पॉपुलेटेड सिटीज हैं उनकी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्रैफिक जो है उसमें पीक्स और ट्रफ, पीक्स और ट्रफ मतलब होता है कि सबसे पीक कंजेशन होता है कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ है, जब लोग काम पे जा रहे होते हैं या काम से आ रहे होते हैं, और ट्रफ्स मतलब जो लोएस्ट पॉइंट्स होते हैं जब उतनी भीड़ नहीं होती। तो ये हमें दोनों ट्रैफिक में हमें पीक्स एंड ट्रफ्स देखने को मिलते हैं, हमेशा कांस्टेंट ट्रैफिक नहीं होता है। मोस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड फेस दिस प्रॉब्लम, एक बेसिक पॉइंट। अगला क्वेश्चन हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेलवे ट्रांसपोर्ट विद इट्स फीचर, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। तो सब चीज हम देख लेते हैं। सबसे पहले, रेलवे ट्रांसपोर्ट आर वेरी कन्वीनियंट एंड इंप्रेसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब से रेलवेज आए हैं इंसान का भला हुआ है। रेलवेज के फीचर क्या है? ये एक लैंड ट्रांसपोर्ट है जिससे हम पैसेंजर और बल्कि गुड्स दोनों को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक लेके जा सकते हैं। अब इसमें जो ट्रैक्स यूज होते हैं इसके डिफरेंट गेजेस, जैसे कि ब्रॉड गेज 1.5 मीटर, स्टैंडर्ड 1.44 मीटर गेज 1 मीटर, एंड स्मॉलर, गॉजेस नहीं होता, ये गेज ही होता है, स्मॉलर गेजेस। तो ये आप जो डिटेल है वो याद रखेंगे, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, याद रखेंगे, अलग अलग यूज किए जाते हैं। अब डेंस नेटवर्क हमें देखने को मिलता है रेलवे लाइंस का इंडस्ट्रियल और हैवीली पॉपुलेटेड रीजन्स में, इसी से एसोसिएटेड हमारा एक लिमिटेशन भी बनेगा, नीचे हम देखेंगे। अगला, सिंगल, डबल और मल्टीपल ट्रैक्स इसके हो सकते हैं। कम्यूटर ट्रेन्स मतलब जो पैसेंजर्स वगैरह को ट्रेवल कराने के लिए
स्पेशली सिटी रीजन में, उसके लिए यूज होते हैं, और मेट्रो सिस्टम भी इसका पार्ट होते हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज, पोर्ट्स और एग्रीकल्चरल रीजन एंड माइनिंग साइट्स को ये कनेक्ट करने का काम करते हैं हमारे रेलवे लाइंस। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लिंक्स, ट्रांस मतलब होता है व्हेन आपका बर्थ हुआ एज अ मेल बट देन यू आइडेंटिफाई एज अ सॉरी, ट्रांस कॉन्टिनेंटल मतलब होता है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट जब कवर कर रहा है तो ट्रांस कॉन्टिनेंट बोलेंगे। ऐसे ट्रांस टर्म को हम कई बार ज्योग्राफी में देखेंगे, तो ज्योग्राफी वाला मीनिंग अब आप समझते हैं और दूसरा वाला मीनिंग भी अब आप समझते हैं। मोर रिलायबल देन रोड्स, खराब वेदर के टाइम पे। तो एडवांटेजेस में क्या क्या लिखना है? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एफिशिएंट, एकदम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड बेटर है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए रेलवे इज फार बेटर। बल्क के लिए, बल्क गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जैसे कि ओर्स, ग्रेन्स, टिम्बर, मशीनरी, अगेन फार बेटर रेलवे। कैन कैरी लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स डेली, जैसे कि हमने बोला कम्यूटर ट्रेन के बारे में, वो पैसेंजर को ही बहुत ह्यूज अमाउंट्स में कैरी करते हैं, स्पेशली हमारे अर्बन रीजन्स में। लेस अफेक्टेड बाय टेरेन एंड वेदर एज कंपेयर टू रोड, जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं टेरेन और वेदर से। इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और माइनिंग डेवलपमेंट को रोड नेटवर्क ही सपोर्ट करते हैं। सेफर होते हैं, ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं रोड नेटवर्क के कंपैरेटिवली। ये कंजेशन को रिड्यूस कर सकते हैं रोड का बाय ट्रैफिक को पूरा अपने तरफ लेके, तो चाहे रोड ट्रैफिक हो या फिर हमारा फ्लाइट ट्रैफिक हो, इनको वो अपने अंदर ले सकते हैं। एंड अंडरग्राउंड एंड अर्बन ट्रेस सिटी मोबिलिटी में हेल्प करते हैं। लेकिन लिमिटेशंस क्या है? पहली लिमिटेशन है हाई कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस एंड एक्सपांशन। तो रोड नेटवर्क से ज्यादा महंगा पड़ता है रेलवे लाइंस बिछाना। इनके रूट्स फिक्स्ड होते हैं और लेस फ्लेक्सिबल। रोड्स ज्यादा इजीली आप बना सकते हो एज कंपेयर टू रेलवे लाइंस, जो कि आप उतना फ्लेक्सिबल नहीं रख सकते, और डोर टू डोर सर्विस भी ऑब्वियसली नहीं प्रोवाइड करेगा। ट्रांस कॉन्टिनेंटल लाइंस जो है ये बहुत जल्दी रिप्लेस हो रही है फास्टर एयरवेज से, क्योंकि इतने बड़े डिस्टेंस में ना एयरवेज उसको रिप्लेस कर रहा है। एंड कुछ रोडवेज भी हैं जो बेटर, कुछ रूट्स में बेटर होने लग रहे हैं। रेलवेज जो है उनमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिग्नलिंग में, ट्रैक्स में, स्टेशंस में, एंड हेंस ये भी एक लिमिटेशन है। ये वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए सूटेबल नहीं होते। ऐसे रीजन जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है वहां पे भी सूटेड नहीं होते। रिमोट और डेजर्ट एरियाज तक ये एक्सेसिबल यूजुअली नहीं होते हैं, रोड नेटवर्क उसके लिए बेटर है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, इसको अच्छे से सुनना, डिटेल्स याद करनी पड़ेंगी। ट्रांस साइबेरियन रेलवे की हम बात कर रहे हैं, जो साइबेरियन रीजन के अक्रॉस जाता है, इसको कनेक्ट करता है। क्या क्या इसके फीचर्स है? ये मेजरली हमारे रशियन रीजन को हम बात कर रहे हैं। ये मेजर रेल रूट्स ऑफ रशिया कनेक्टिंग वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड्स ऑफ द कंट्री from St. Petersburg in the west and Vladivostok in the पैसिफिक कोस्ट ईस्ट। इस पूरे वेस्टर्न और ईस्टर्न पॉइंट्स को कनेक्ट करता है हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। अब पहला तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, इतना लिखने के बाद अब हम आते हैं मेन फीचर्स में जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या है इसके मेन फीचर्स? सबसे पहले मॉस्को, उफा, नोवोसिबिर्स्क, इरकुत्स्क, इन सारे इंपॉर्टेंट, चीता, खबरोस्क, इन सारे रीजन्स को कनेक्ट करता है। ये लॉन्गेस्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड है, जो 9332 किलोमीटर को कवर करता है। डबल ट्रैक्ड है एंड इलेक्ट्रिफाइड है, जिसके कारण पैसेंजर और फ्राइट दोनों के लिए अच्छा हो जाता है। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट बेसिक पॉइंट्स है, बस ये डिटेल याद रखनी पड़ेगी, 2-4 नाम याद करने पड़ेंगे। इसके बाद इट अलाउज रशियाज एशियन रीजन ट्रेड, हमारे वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स के साथ उसको कनेक्ट करने में एंड ट्रेड और कनेक्टिविटी को प्रमोट करने में हेल्प करता है। जो रूट है ये इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स हो चाहे रिवर्स हो, उराल माउंटेन्स हो चाहे ओब और येनिसेई जैसी रिवर्स हो, इनको क्रॉस करता है। ये एक फीचर हो गया। फिर चीता, हमारा जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल सेंटर है, इरकुत्स्क जो कि हमारा फर ट्रेड के लिए जाना जाता है, इनको कनेक्ट करता है, प्रोमोटिंग ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। फिर हमारे साउथ साइड में इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जैसे कि ताशकेंत से, बाकू का डाकू, बाकू से, ओडिशा से, ये सारे जो इंटरनेशनल स्पॉट्स है उनसे कनेक्टिविटी को भी प्रमोट करता है। फिर तुर्कमेनिस्तान, उलान बटोर, शेन्यांग, बेइजिंग, इन रीजन से भी कनेक्ट कराने में हेल्प करता है। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ट्रांसकॉन्टिनेंटल
लाइन है जो कि अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करता है और ट्रेड को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। गुड्स, मिनरल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पैसेंजर्स, इन सारे चीजों को हेल्प करता है रशिया एंड बियॉन्ड रीजन्स में। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रीजनल डेवलपमेंट में भी ये रूट हेल्प करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स चाहिए या फिर आपको चाहिए हमारी लेजेंडरी फंसना पक्का है के पीडीएफ जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, उनके बोर्ड स्टाइल में आंसर्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी हर एक ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट के लिए हमारे thetwinbros.in पे या फिर हमारे एप्लीकेशन से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला, ट्रांस कैनेडियन रेलवेज, तो साइबेरियन हो गया, अब हम बढ़ते हैं ट्रांस कैनेडियन रेलवेज पे। अगेन ट्रांस कैनेडियन जो कि कनाडा के अलग अलग 2 पॉइंट्स को अक्रॉस कनाडा ये जाता है। एंड आपको याद रखना पड़ेगा 70-50 कंपैरेटिवली इजियर किलोमीटर रेंज टू रिमेंबर। 70-50 किलोमीटर रेल लाइन है ये अक्रॉस कनाडा। ईस्ट में हैलिफैक्स एंड वेस्ट में वैंकूवर इन द पैसिफिक कोस्ट। तो वैंकूवर एंड हैलिफैक्स याद रखेंगे, मैप में देख सकते हैं, एक साइड हैलिफैक्स है, एक तरफ वैंकूवर है। अब पासेस थ्रू मेजर सिटीज, सेम स्ट्रक्चर वही है, आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है। अब मेजर सिटीज क्या है? मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कैलगरी। ये बना था 1886 में ब्रिटिश कोलंबिया को रेस्ट ऑफ द कैनेडियन फेडरेशन से कनेक्ट करने के लिए। ऐसी डेट्स में ना अगर आप लिंक बना सकते हो, आपको कोई और चीज 1886 से याद आ रही हो, मुझे आईएनसी मेरे दिमाग में आ रहा है, कांग्रेस 1885, उसके एक साल बाद ये हमारा ट्रांस कैनेडियन रेलवे। इस तरीके से सीसी से लिंक करके कुछ भी आप लिंक बना लेते हो ना, तो दैट हेल्प्स टू रिमेंबर। आप भी या तो इसी लिंक को यूज कर लो कि देवबीर ने ये ज्ञान पेला था, या फिर अपना कोई लिंक बना लो ताकि ये याद रहे। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कनेक्ट्स क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन विथ व्हीट बेल्ट ऑफ प्रेरी रीजन एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट रीजन ऑफ इन द नॉर्थ। तो व्हीट बेल्ट से, फॉरेस्ट रीजन से, इन सारी चीजों से कनेक्ट करता है, विच हेल्प्स टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड। ये जो रीजन्स है दे बिकम कॉम्प्लीमेंटरी, कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट जो अलग अलग रीजन्स के हैं अब वो ट्रेड हो पा रहे हैं, ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्रमोट हो पा रहा है। तो बेसिकली ट्रेड एक ऐसा फीचर है जो इसमें आएगा ही आएगा क्योंकि ये हमेशा उसको प्रमोट करते हैं। अ लूप लाइन फ्रॉम विनिपेग टू थंडर बे कनेक्ट्स द रेलवे लाइन विद एन इंपॉर्टेंट वाटरवे। लेकिन लूप लाइन मतलब क्या? जो मेन लाइन है उससे एक नई ब्रांच निकलती है जो इन रीजन्स को कनेक्ट करती है, वापस से मेन लाइन में जुड़ जाती है, दैट्स अ लूप लाइन। अब इट इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा, ऑब्वियसली क्योंकि कनाडा के इतने बड़े रीजन को ये कनेक्ट कर रहा है। इट इज एन आर्टरी, इट इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक हमारा लाइन। मेन एक्सपोर्ट्स जो इसके हैं वो है व्हीट एंड मीट। अब अगला, इजी टू लाइन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, डिस्कस एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। तो 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन के बाद अब एक इजी क्वेश्चन पे हम आए हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट वो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसके थ्रू हम गुड्स एंड पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं यूजिंग रिवर्स, लेक्स, कैनाल, सी, ओशन, किसी भी वाटर बॉडी से। ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसमें पहले तो हम रिवर्स ये सब यूज करते हैं गुड्स एंड पैसेंजर को कैरी कराने के लिए, ये पॉइंट हमने देख लिया। इसके लिए लेकिन अब हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे रेलवेज के लिए हमें रेलवे लाइन चाहिए, स्टेशन चाहिए, वैसे ही इसके लिए हमें पोर्ट्स चाहिए, जेटीज मतलब जो शोर्स होते हैं वहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है ताकि उसको आप सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सको, कोलैप्सिंग ऑफ सॉइल को प्रिवेंट कर सको। उसके लिए नेविगेबल वाटरवेज आपको चाहिए। लेकिन अगर आपने एक बार ये कंस्ट्रक्शंस वगैरह कर लिए, फिर आपके पास फैसिलिटी है बल्कि और हैवी गुड को बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक लेके जाने के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड का ये बहुत इंपॉर्टेंट गेटवे होते हैं ओशन ट्रांसपोर्ट हमारे। और जो डोमेस्टिक ट्रेड है उसमें इनलैंड ट्रांसपोर्ट, जो रिवर ट्रांसपोर्ट है, कैनाल ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। शिप्स और बोट्स आधा मेन कैरियर्स। तो सारे बेसिक ही पॉइंट थे, बस आपको अपने तरीके से एक्सप्रेस करते आना चाहिए। अब अगर एडवांटेज पूछा जाएगा तो इकोनॉमिकल होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। लार्ज क्वांटिटीज को, हैवी बल्कि क्वांटिटीज को हम एनर्जी एफिशिएंट तरीके से, क्यों? क्योंकि वाटर में फ्रिक्शन कम होता है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी इसके कम होते हैं, कॉस्ट कम हो जाता है। हैवी फ्रेजाइल गुड्स के लिए इजी है, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स के लिए, इंपोर्ट्स के लिए बहुत एफिशिएंट है, और कंट्रीज को, अलग अलग कंट्रीज को ओशंस और सीज के थ्रू कनेक्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन लिमिटेशंस भी तो है ना। सबसे पहले स्लो है, बहुत एफिशिएंट है, ठीक है, अच्छा, अरे लेकिन रेल रोड ट्रांसपोर्ट से स्लोअर है, एयर ट्रांसपोर्ट से स्लोअर है। नेविगेबल रिवर्स और पोर्ट्स की जरूरत है
है आपको, आप कहीं से भी आप सोचो कि इनलैंड ट्रांसपोर्ट के बीच में आपको जाना ही है तो पानी से ही जाएंगे, अगर है ही नहीं फैसिलिटी, अगर आपके पास वाटरवे है ही नहीं तो कैसे जाओगे। रोड तो आप बना सकते हो, ये नहीं बना सकते, डोर टू डोर नहीं देगा। वेदर कंडीशन जैसे कि स्टॉर्म्स, फ्लड, आइसी वाटर इंपैक्ट करेगा। हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको पोर्ट, शिपिंग और मेंटेनेंस के लिए। लिमिटेड एक्सेस होता है इनलैंड, अगर आपके पास प्रॉपर रिवर्स और सी कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर लिमिटेड एक्सेस हो जाता है। ये सारे इसके लिमिटेशंस थे, बेसिक थे। अब हम बढ़ते हैं सी रूट्स के बारे में, स्पेसिफिकली बात करते हैं, उसके फीचर्स हम देखते हैं। तो जब हम ओशंस को यूज कर रहे हैं, दे एक्ट एज अ नेचुरल हाईवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे गुड्स का हो चाहे पैसेंजर्स का हो, लॉन्ग डिस्टेंस एट लो कॉस्ट, ये सारे वही फीचर्स हैं जो हमने पिछले उसमें देखे। और इस क्वेश्चन में फीचर्स नहीं पूछे जा रहे, लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऐसे आप बना सकते हैं और बनाया करिए। अब एडवांटेजेस पूछे गए थे ना, तो एडवांटेजेस भी वही है, इकोनॉमिकल जो कि हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट के थे वही हमारे इसके होंगे। तो ये हम देख चुके हैं। जो लिमिटेशंस है, स्लो है, नेविगेबल चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी हम देख चुके हैं। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सी रूट्स की। तो यहां पे हम बात, अब डिफिकल्ट पार्ट, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट और द केप ऑफ गुड होप सी रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम देखते हैं। जो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है, ये हमें नॉर्थ अटलांटिक सी रूट नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए विथ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड हेंस ये जो हमारा रूट है, ये इट इज द बिजिएस्ट सी रूट जो कि 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेन ट्रेड को के साथ डील करता है। इसको हम और क्या बुलाते हैं, बिग ट्रंक रूट, एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये जो हमारा बिग ट्रंक रूट है, इसके दोनों एंड्स पे पोर्ट का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, हार्बर्स वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाए हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स, मशीनरी, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के में ये डील करता है एंड इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द वेस्टर्न इकोनॉमीज में एक मैसिव रोल प्ले करता है। अब अगला जो है केप ऑफ गुड होप सी रूट, कितना प्यारा अजीब सा नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आगे हम स्यूज कैनाल की बात करेंगे, उसमें भी इसका नाम आएगा। तो पहले तो देख लेते हैं ये है क्या। अब ये वेस्टर्न यूरोप को, वेस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अगर हल्ला आया हो मेरे माइक को टच करने से तो हम सॉरी, इनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। कौन सा सामान? गोल्ड, डायमंड, कॉपर, टिन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक ग्राउंड नट, ऑयल पाम, कॉफी एंड फ्रूट्स। इसके बाद ये कमर्शियल एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक एंड माइनिंग इकोनॉमीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है सामान की। फैसिलिटेट्स ट्रेड बिटवीन इंडस्ट्रियल कंट्रीज एंड रिसोर्स रिच रीजन, जो कि कनेक्टिविटी के कारण बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कैनाल दैट लिंक्स द मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी। कौन सा है ये आपके दिमाग में आना चाहिए। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को लिंक करता है हमारा स्यूज कैनाल। और क्वेश्चन आएगा कि इसके फीचर्स बताओ, ये क्या है, कहां पे है, ये बताओ। स्यूज कैनाल की डेट बिल्कुल नहीं भूलोगे, 1869, और कहां पे, इजिप्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट ये डिटेल है। अब इसके लिए भी आप चाहें तो कुछ लिंक बना सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शंस। आपको जो अच्छा लगे 69 से वो आप सोचें, वो आप याद रखें। स्यूज कैनाल 1869। अब पोर्ट सईद एंड पोर्ट स्यूज को, नॉर्थ और साउथ, सईद और स्यूज दोनों हमारे इजिप्ट में, इनको कनेक्ट करने का ये काम करता है। ये मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को कनेक्ट करने का काम करता है, और यूरोप को एक एक्सेस देता है इंडियन ओशन का शॉर्टर रूट में। तो स्यूज कैनाल की ओपनिंग के बाद एक शॉर्टकट मिला यूरोप को इंडियन ओशन का एक्सेस करने के लिए। एंड इससे क्या हुआ, डिस्टेंस कम हुआ बिटवीन लिवरपूल एंड कोलंबो कंपेयर टू द केप ऑफ गुड होप रूट। अब वो वाला जो रूट था वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्यूज कैनाल उससे भी छोटा है, एंड हेंस स्यूज कैनाल का यूजेज बहुत ज्यादा बड़ा। ये सी लेवल कैनाल है विदाउट लॉक्स। इसका मतलब क्या होता है, जब आप सी लेवल कैनाल्स की बात कर रहे हो तो यहां पे लॉक्स की जरूरत नहीं है। लॉक्स क्या करते हैं कि अगर सी लेवल अलग था तो उनको शिप्स को ऊपर नीचे करने में, असेंड डिसेंड करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये सी लेवल है तो शिप्स डायरेक्टली यहां पे एंटर कर सकते हैं। तो दैट इज, ये विदाउट लॉक्स है। 160 किलोमीटर लॉन्ग है, 11 to 15 मीटर डीप है। अराउंड 100 शिप्स डेली ट्रेवल करती हैं, हर एक 10 to 12 आवर्स लेती है क्रॉस करने के लिए। लेकिन
इसकी लिमिटेशन भी है। यहाँ पे जो टोल्स हैं वो हाई लग रहे होते हैं, क्योंकि हाई टोल्स हैं। हमारे बहुत सारे शिप्स जो है जिनको अर्जेंसी नहीं है वो यहाँ से नहीं जाते, वो लॉन्गर रूट जो हमारा हाई होप वाला था, हमारा केप ऑफ गुड होप रूट, उसको पिक कर लेते हैं एंड हेंस इसको छोड़ देते हैं। तो ये इसके बाद रेलवे लाइन, अब रेलवे लाइन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रेलवे लाइन रन्स अलोंग दिस कैनाल, क्यों? कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। एंड इसकी रेलवे लाइन की एक ब्रांच इस्माइलिया से कायरो। कायरो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इजिप्ट की कैपिटल है। इन कायरो को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रांच है रेलवे लाइन की जो वहां तक जाती है, एंड वो रेलवे लाइन जो है वो पूरे कैनाल के अराउंड चल रही होती है। फ्रेश वाटर कैनाल जो है फ्रॉम नाइल, ये ज्वाइन करता है इस्माइलिया में टू सपोर्ट द पोर्ट ऑफ सईद एंड Suez. Explain the different characteristics of Panama Canal. अब Panama Canal को मैंने ऐसे याद किया कि Suez से थोड़ा सा इसमें एक ऑपोजिट फीचर है, उसको हम देखेंगे। Panama Canal जो है ये Atlantic Ocean in the east and Pacific Ocean in the west across the Panama Isthmus. Isthmus क्या होता है? वो एक स्ट्रिप ऑफ नैरो लैंड होता है जो दो लैंड बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, जिसके दोनों साइड में वाटर होता है। अब Panama Canal के क्या फीचर्स हैं? इसको यूएस गवर्नमेंट ने बनवाया था, जिसने 8 किलोमीटर ऑफ लैंड परचेज किया था ऑन द ईदर साइड व्हिच वाज कॉल्ड कैनाल जोन। ये इन्होंने लिया था फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द कैनाल। टोटल लेंथ 72 किलोमीटर्स, वेरी डीप कटिंग ऑफ 12 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर का रेंज ऐसा है कैनाल में जिसका ग्राउंड जो है उसको डीप कट किया गया ताकि इजी फ्लोइंग हो सके एंड इजीली सारी चीजें एक्सेस कर सके। फीचर्स, इसमें 6 लॉक सिस्टम है। अब वहां पे Suez में लॉक सिस्टम नहीं था, यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी लेवल से अलग है, जिसके कारण लॉक सिस्टम क्या अलाउ करेगा? राइज एंड डिसाइड अलाउ करेगा शिप्स का अप टू 26 मीटर्स यहाँ पे अलाउ करता है एंटरिंग द गल्फ ऑफ पैनामा। सिग्निफिकेंस क्या है? न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, वेस्टर्न यूरोप से वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूएसए टू ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, इन सारे रीजन्स को शॉर्टन करता है, इनके डिस्टेंसेस को। अब ये ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर एक उसका एक बेसिक फीचर है, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम बना ही इन सारी चीजों के लिए रहे हैं ना। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स को एंड शिप्स को इनके टाइम को सेव करता है, फ्यूल को बचाता है, इट हेल्प्स इन एफिशिएंसी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लेस देन Suez Canal ग्लोबली, लेकिन ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल फॉर लैटिन अमेरिका एंड ट्रेड एंड इकोनॉमी। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो मतलब अच्छी भी लग रही है तो लाइक भी कर दो ताकि यूट्यूब को भी पता चले। एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात कर ही रहे हैं तो मेरे जो दिल का रास्ता है वो कमेंट सेक्शन से होता हुआ गुजरता है, तो कमेंट सेक्शन में जाए एंड कम्युनिकेट कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, या फिर कुछ भी आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं। एंड आगे बढ़ने के पहले मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे कमेंट का। अब मैं बढ़ूंगा। एक्सप्लेन द फीचर्स, मैं नहीं किया होगा तुमने अभी भी, पर चलो ठीक है। एक्सप्लेन द फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इनलैंड वाटरवेज। अब इनलैंड वाटरवेज की क्या दिक्कतें हैं, क्या फीचर्स है, उसको हम देखेंगे। एग्जांपल्स हम देखेंगे, अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करता हुआ ये वाटरवे जो है उसको हम समझेंगे। अब हम बात कर रहे हैं रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स वगैरह की, जिनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पैसेंजर और गुड्स के लिए यूज किया जाता है। ये हैवी कार्गो के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए भी एफिशिएंट है, इकोनॉमिक है। एंड इनलैंड वाटरवेज में इन सब का यूज होता है। ये स्टीमर्स और बोट्स का काफी ज्यादा यूज करते हैं। स्टीमर्स मतलब स्टीम इंजन वाले जो हमारे हैं, बोट्स वगैरह हमारे, इनकी फैसिलिटीज का यूज किया जाता है। एंड नेविगेबिलिटी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेविगेबिलिटी मतलब कि कहाँ कहाँ आप एक्सेस कर सकते हो, कहाँ कहाँ आप नेविगेट कर सकते हो। विथ एंड डेप्थ ऑफ जो चैनल्स होते हैं ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ वाटर फ्लो इंपॉर्टेंट होता है, और ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इसको अपलिफ्ट करती है। ये हैवी कार्गो लाइक कोल, सीमेंट, टिम्बर, ओल्स को भी लेके जा सकते हैं। रिवर्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है। डेंस फॉरेस्ट जैसे रीजन्स में जहां पे रोड एंड रेलवे नहीं जा पाते हैं, लिमिटेड होते, मतलब जा तो सकते हैं बट ज्यादा नहीं है इनके एक्सेस वहां तक, फिर भी हमें जब वाटरवेज मिलते हैं तो उनका हम यूज कर लेते हैं डेंस फॉरेस्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मेथड बन जाता है इन रीजन्स के लिए। इनलैंड वाटरवेज को हम कैसे इंप्रूव करते हैं, अब इसको समझो। हम नेविगेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए ड्रेजिंग कर सकते हैं कि ये हमारा वाटरवे है, तो जो नीचे का
सॉइल है, जो नीचे का वो ग्राउंड है, उसको हम थोड़ा डिग कर सकते हैं। पहली चीज ये हो गई। स्टेबलाइजिंग बैंक, जो बैंक होते हैं हमारे, उनमें हम कंस्ट्रक्शन करके उसको थोड़ा सा मॉडर्न कर सकते हैं, ताकि सॉइल जो है वो गिरे ना, वो इरोड ना हो, वो थोड़ा सा बेटर हो जाए, मॉडर्न हो जाए। डैम्स बना सकते हैं वाटर स्टोरिंग फैसिलिटीज के लिए। बैरेजेस, अब बैरेजेस ऐसे समझ लो, मान लो ऐसे छोटे डैम्स जिनका काम वाटर स्टोरिंग नहीं है, उनका काम है वाटर लेवल को बढ़ाना। अब वाटर लेवल, वाटर फ्लो इंपॉर्टेंट है, जब वाटर लेवल कम होगा तो नहीं आप उसका यूज कर पाओगे। लेकिन ये जो बैरेजेस हैं वो वाटर को रोक के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो बैरेजेस ऐसे आप याद रख सकते हो, डैम से ही एसोसिएटेड होते हैं। डैम्स के छोटे भाई, छोटी बहन, चाचा की लड़की आप इसको बोल सकते हो। जो रिवर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड, एंड इनका जो अब मॉडर्न टाइम में यूजेज है वो कम होता जा रहा है। क्यों? कंपटीशन मिल रहा है रेलवे से, मेंटेनेंस उतना अच्छा नहीं हो रहा है, वाटर को हम इरिगेशन में यूज करने लग गए, तो ये सारे फीचर्स है जिसके कारण ये थोड़ा डाउनफॉल में जा रहा है। अब एडवांटेजेस अगर पूछेगा तो पहला एडवांटेज हमने देख लिया है, स्मूथ ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया है। कनेक्ट, ये रिमोट एरियाज और फॉरेस्टेड एरियाज को कनेक्ट करता है, हमने देख लिया है। डोमेस्टिक ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट विथ मॉडिफिकेशन ऑफ वाटर्स हम अलाउ कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन करेंगे तो इसको बहुत ज्यादा इंप्रूव हम कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेशंस क्या है? पहली चीज, रेल और रोड नेटवर्क से स्लो है, वाटर फ्लो डिपेंडेंट है, सीजन कंडीशनल पे डिपेंडेंट हो सकता है। अगर ड्राई अप हो गया या फिर बाढ़ आ गई तो आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। मेंटेनेंस चाहिए, ड्रेजिंग चाहिए। अब ड्रेजिंग आपको समझा दिया मैंने। क्लियरिंग ऑफ सिल्ट, अब थोड़ा सिमिलर है, नीचे का सिल्ट आप मिटा रहे हो, लेकिन बेसिकली सिल्ट क्लियरिंग थोड़ा सा एक मेंटेनेंस टाइप्स वर्क है, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन टाइप्स वर्क है। तो सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉट सुटेबल फॉर डोर टू डोर डिलीवरी, ऑब्वियसली कोई नदी आपके घर के सामने आके नहीं रोकेगी ताकि आप वहां पे जा पाओ। एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस जैसे कि विथ नेचुरल ऑब्स्टिकल्स, ये इसको बहुत ज्यादा लिमिट करते हैं। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राइन वाटरवे, वेरी इंपॉर्टेंट। राइन flows through Germany and Netherlands, navigable for 700 किलोमीटर, रॉटरडैम नीदरलैंड से लेके बेज़ेल स्विट्जरलैंड तक। एंड ओशन गोइंग जो वेसल्स हैं हमारे, वो कहां तक पहुंच सकते हैं? ये इनलैंड है तो इनलैंड कोलोन तक ये पहुंच सकते हैं। जो रूअर रिवर है हमारी, वो राइन को ज्वाइन करती है फ्रॉम द ईस्ट, फ्लोइंग थ्रू अ रिच कोल फील्ड, मतलब कोयल फील्ड को भी ये कनेक्ट करने में हेल्प करती है। जो राइन बेसिन है ये बहुत मैन्युफैक्चरिंग एरिया की तरह प्रॉस्परस हो गया है, बिकॉज कनेक्टिविटी बड़ी है। जो ड्यूसेल्डोर्फ इज एन इंपॉर्टेंट राइन पोर्ट, जो ड्यूसेल्डोर्फ है एक ऐसा पोर्ट है जो राइन से कनेक्टेड है। एंड इंडस्ट्रियल रीजन, एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी का ये पॉइंट बन चुका है। यहां से ह्यूज टनेज ऑफ कार्गो, बहुत हैवी अमाउंट्स ऑफ कार्गो निकल रहा होता है along the stretch south of the river. It is most heavily used inland waterway. इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारा राइन वाटरवे इन द वर्ल्ड। ये आपको इनलैंड वाटरवे के आंसर में नहीं लिखा था क्योंकि एक अलग से उसका क्वेश्चन था, लेकिन जब क्वेश्चन इनलैंड वाटरवेज का आएगा तो एग्जाम्पल आप यही मेंशन करके आएंगे। इट इज द मोस्ट यूज्ड इनलैंड वाटरवे इन द वर्ल्ड, जिसमें से 20,000 ओशन गोइंग शिप्स एंड 200,000 इनलैंड वेसल्स जो है वो निकलते हैं एक्सचेंज कार्गोस ऑन दिस रूट। तो इतना ह्यूज अमाउंट्स में ये कार्गोस को एक्सचेंज कर रहे हैं। द राइन कनेक्ट्स इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस एंड बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स, ये आप याद रखेंगे, विद द अटलांटिक सी रूट। अब अगला, एक्सप्लेन द फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। अब इजी क्वेश्चंस ही बचे हैं हमारे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं सारे। तो एयर ट्रांसपोर्ट को हम समझ लेते हैं। फास्टेस्ट है, आइडियल है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए एंड वैल्यूएबल कार्गो के लिए एंड पेरिशेबल जो मटेरियल्स होते हैं उनके लिए, लेकिन इसके लिए खर्चा पानी करना पड़ता है। तो फास्टेस्ट लिख देना। कनेक्ट्स रिमोट एंड इनएक्सेसिबल, जैसे कि हिमालय और आर्कटिक रीजन तक, जहां पे बाकी चीजें नहीं पहुंच सकती, आप गाड़ी से नहीं जा सकते, लेकिन आप एयरवेज से, आप फ्लड्स के टाइम पे, प्रॉब्लम्स के टाइम पे, नेचर कैलामिटीज के टाइम पे हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हो कई जगहों पे पहुंचने के लिए। नेचुरल ऑब्स्टिकल जैसे कि माउंटेन, स्नोफील्ड, डेजर्ट को आप ऊपर से टाटा बाय बाय इससे बोल सकते हो। एंड दिक्कत ये है कि इसके लिए आपको एयरपोर्ट हैंगर्स जहां पे हमारे सारे एयर व्हीकल्स जो है वो खड़े रहेंगे या फिर उनका मेंटेनेंस वगैरह होगा, लैंडिंग, फ्यूलिंग, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। इसके थ्रू हम एयरवे नेटवर्क जो है उसको एक्सपांड कर सकते हैं एंड इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो हमारी होती हैं वहां पे हमें ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है। स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री इंपॉर्टेंस भी बहुत हाई होती है हमारे एयर ट्रांसपोर्ट की। अब एडवांटेजेस,
बेसिक है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं। सेव्स टाइम्स, रैपिड मूवमेंट ऑफ वैल्यूएबल एंड पेरिशेबल, दोनों टर्म्स लिख के आओगे। कनेक्टिविटी इन रिमोट रीजन्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म और इमरजेंसी, मैंने समझा दिया है ये पॉइंट, इसको इसमें ये हेल्प करता है और स्ट्रेटेजिक और डिफेंस ऑपरेशन में हेल्प करता है। लिमिटेशन क्या है? एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू रोल। रोल क्यों बोल रहा हूं? रोड, रेल और वाटरवेज। हाईली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो हर कंट्री में नहीं होता, सिर्फ जो डेवलप्ड रीजन है वहां पे होता है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हैवी एंड बल्की कार्गो आप इससे कॉस्ट इफेक्टिवली नहीं कर सकते। ये यूजुअली लाइट कार्गो के लिए, पेरिशेबल या फिर वैल्यूएबल आइटम के लिए यूज किया जाता है। एंड स्टॉर्म, फॉग, स्नो इसको डिसरप्ट कर सकते हैं। अगला, शॉर्ट नोटिस ऑन पाइपलाइंस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पाइपलाइन जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो किस चीज के लिए यूज होता है? लिक्विड फॉर्म्स के लिए, स्लरीज के लिए। तो पाइपलाइन जो है लिक्विड गैसेस, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसे लिक्विफाइड कोल, ऐसी चीजों के लिए यूज किया जाता है। एक नया चीज है जिसको हमने यूज करना रिसेंटली चालू किया है। अब वाटर पाइपलाइन जो है ये हाउस होल्ड्स में हमें देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एलपीजी और कुकिंग गैस जैसी चीजें हम पाइपलाइंस के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं ज्यादातर रीजन्स में। मिल्क पाइपलाइन, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, याद रखना, न्यूजीलैंड में मिल्क पाइपलाइंस का यूज किया जा रहा है मिल्क को फार्म से फैक्ट्री ले जाने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग एक फीचर है। यूएसए में डेंस ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क हमें देखने को मिलते हैं पेट्रोलियम को प्रोड्यूसिंग टू कंज्यूमिंग एरियाज तक लेके जाने के लिए। पाइपलाइंस जो है 17 पे खतरा, 17% ऑफ टोटल फ्राइट पर टन किलोमीटर यूएसए में कैरी कर रहा है। तो यूएसए का पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इज फार सुपीरियर, वहां पे बहुत यूज हो रहा है। यूरोप, रशिया, वेस्ट एशिया, इंडिया, पाइपलाइन जो है वो ऑयल वेल्स को रिफाइनरीज से, पोर्ट्स और डोमेस्टिक मार्केट से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये भी एग्जांपल्स हैं जो पाइपलाइंस में आप लिख के आएंगे। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान के पास पाइपलाइन है एक्सटेंडिंग टू ईरान एंड पार्ट्स ऑफ चाइना। जो ईरान इंडिया पाइपलाइन है वो प्रपोज किया गया है, जो कि पाकिस्तान से होता हुआ गुजरेगा। अगर ये बन जाता है तो इट विल बी द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। इसके एडवांटेजेस, कंटिन्यूअस एंड सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लिक्विड एंड गैसेस को सपोर्ट करता है। लॉन्ग डिस्टेंस तक आप इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली चीजों को ले जा सकते हो। नीड फॉर रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट को ये कम करता है, स्पेशली हैजार्डस लिक्विड को आप इससे सेफली पहुंचा सकते हो। अगला, अरे 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 अगला, सैटेलाइट्स टच ह्यूमन in many ways. Explain the statement, justify the statement with respect to satellite communication. काफी क्रेजी, काफी बढ़िया, मजा आ गया सेंटेंस फॉर्मेशन देख के। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। सैटेलाइट्स को हमने डिवाइस किया है, इनका काम क्या है? रिमोट एरियाज तक, पूरे ग्लोबल नेटवर्क तक कम्युनिकेशन फास्टर, चीपर और रिलायबल करना। अब हम देखते हैं कि कैसे इसने हमें इम्पैक्ट किया है, कैसे इसने हमें टच किया है इन द मोस्ट रिस्पेक्टफुल वे, मतलब इन द मोस्ट इम्पैक्टफुल वे। आई मेंट ऑलवेज टेलीफोन एंड एसएमएस, मोबाइल कॉल्स, मैसेजेस, ये हम सब सैटेलाइट लिंक्स के थ्रू कर पाते हैं। रूरल एंड रिमोट एरियाज तक भी इसके बेनिफिट्स पहुंच जाते हैं। टेलीविजन एंड रेडियो, केबल और डायरेक्ट टू होम डीटीएच जो हमारी टीवी है उसमें हम सैटेलाइट्स का यूज करते हैं प्रोग्राम्स को ग्लोबली ब्रॉडकास्ट करने के लिए। न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल हमारा जो फील्ड है, इन सारे फील्ड्स में इसने बहुत ज्यादा हेल्प किया है। बेसिकली इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया है कि पूरी एक वाइड ऑडियंस को, पूरे एक ग्लोबल ऑडियंस को इसने टच किया है, इंपैक्ट किया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी वाज द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी थिंग जो हम लेके आ पाए थे। सैटेलाइट्स ने इंटरनेट एक्सेस दिया इवन रिमोटेस्ट एरियाज को, ज्योग्राफिकली जहां पे हमारे लिए पहुंचना इंपॉर्टेंट है वहां पे भी हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन गवर्नेंस का हम यूज कर पाते हैं थैंक्स टू द इंटरनेट फैसिलिटीज। वेदर फोरकास्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। सैटेलाइट्स जो है वो वेदर पैटर्न्स को, नेचुरल डिजास्टर्स को मॉनिटर करके प्रिडिक्ट कर पाते हैं, जिसके कारण फोरकास्ट जो है वो एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, डेली लाइफ प्लानिंग में हेल्प करता है। लेकिन स्टिल हर इंपॉर्टेंट क्रिकेट मैच में पानी गिरता है, पता नहीं क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं उस जगह पर हम ये। अगला, ग्लोबल कनेक्टिविटी, इसने कॉस्ट एंड टाइम ऑफ कम्युनिकेशन को घंटों, दिनों, सालों से मिनटों, सेकंडों, मिली सेकंडों तक ला दिया है। कॉस्ट एंड टाइम ऑफ कम्युनिकेशन अब इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस हो चुका है। फर्क नहीं पड़ता कि कितना डिस्टेंस है। सेम कॉस्ट फॉर 500 किलोमीटर एंड 5000 किलोमीटर, विच इज अ मैसिव पॉइंट यहाँ पे।
कनेक्ट्स डिफरेंट कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल जो ट्रेड है, कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन है, उसमें ये हेल्प करता है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर स्पेस एंड इंटरनेट, एक्सप्लेन इट्स ग्रोथ, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजर्स एंड इट्स इम्पैक्ट। अब इन दो कॉन्सेप्ट्स को ही हम समझ लेते हैं। इंटरनेट बेसिकली नेटवर्क है जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में, अलग अलग डिस्टेंसेस में, तो वो नेटवर्क है इंटरनेट। और उस नेटवर्क के ऊपर जो हमने एक वर्चुअल स्पेस बनाया है, एक जो वर्चुअल हमने वर्ल्ड बनाया है, उसको हम बोलते हैं साइबर स्पेस। तो बेसिकली इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो ये रोड नेटवर्क है या फिर रेलवे नेटवर्क है, उसके ऊपर जो हमने वर्ल्ड बनाया, हमने जो दुनिया बसाई, दैट इज साइबर स्पेस। तो अब आप आई होप इस एनालॉजी से समझ गए हैं कि क्या है ये कॉन्सेप्ट। तो साइबर स्पेस को क्या लिख के आओगे? इट इज द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटराइज्ड स्पेस जो हमने क्रिएट करी है फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, गेमिंग एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू। इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, जिसको हमने इंटरनेट के मीडियम से बनाया है। ऑफिसेस, होम्स, बोट्स, प्लेन्स, हर जगह पर इसका एक्सेस है irrespective of physical distance। जो इंटरनेट है इंक्लूडिंग द www, ये लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है that connects people across the globe। इट enables डिजिटल कम्युनिकेशन। अब आपको फिजिकली खसकने की भी जरूरत नहीं है एंड स्टिल यू आर कनेक्टेड टू द इंटायर वर्ल्ड। अगर हम बात करें ग्रोथ ऑफ इंटरनेट यूजर्स की, 1995 में इट वाज लेस देन 50 मिलियन यूजर्स ग्लोबली, 2000 तक 400 मिलियन यूजर्स, 2010 ओवर 2 बिलियन यूजर्स, 23 5.4 बिलियन अप्रोक्सीमेट यूजर्स। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनिशियली सिर्फ जो हमारा यूजर बेस था वो मेजॉरिटी यूएसए में था, लेकिन अब ये डेवलपिंग कंट्रीज तक भी पूरा पहुंच चुका है। यूएसए का शेयर जो था ड्रॉप्ड फ्रॉम 66% इन 1995 टू 25% इन 2005। अब ये नहीं दिखा रहा है कि यूएसए कम यूज कर रहा है, नहीं, बाकी लोगों का बढ़ गया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसका जो एक्सेसिबिलिटी है सिर्फ डेवलप्ड रीजन्स तक नहीं है, हर जगह तक पहुंच रहा है। एंड मेजर यूजर्स में यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, चाइना और इंडिया आते हैं, जिनके सबसे ज्यादा यूजर्स हमें इसमें देखने को इंटरनेट में मिलते हैं। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन जो इंटरनेट है, इट कनेक्ट्स ओवर 100 कंट्रीज। ये प्लेस, टाइम और हर एक बैरियर को ब्रेक कर देता है। रियल टाइम कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। इवन रिमोट और अर्बन एरियाज को हमने इक्वली एक्सेस दे दिया है। हम इक्विटी प्रमोट कर रहे हैं डिजिटल एक्सेस का और कनेक्शंस को प्रमोट कर रहे हैं। अब साइबर स्पेस और इंटरनेट के इंपैक्ट क्या है, एक आखिरी टॉपिक जो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो फटाक से कर लेते हैं। कम्युनिकेशन के लिए ईमेल, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, सोशल नेटवर्क को बहुत एफिशिएंट कर दिया है। ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत इजी हो गए हैं। ई लर्निंग जो आप कर रहे हो, डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्सेज, वर्चुअल क्लासरूम्स को इसने बहुत इजी बना दिया है। ई गवर्नेंस जैसे कि ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज हो गई, पब्लिक इंफॉर्मेशन एक्सेस हो गया या फिर सिटीजन एंगेजमेंट का चीजें हो गई, ये सारी चीजों को इसने बहुत ईजी बना दिया है। और इंटीग्रेशन विद अदर मीडिया, अब वर्क्स विद फैक्स, वर्क्स विद टेलीविजन, वर्क्स विद रेडियो, हर एक फील्ड में ये अपना इम्पैक्ट डालता है। हर एक फील्ड को ये ज्यादा एक्सेसिबल बना पाता है, ज्यादा एफिशिएंट बना पाता है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अब रुको, इस चैप्टर के लिए रिवीजन करना पड़ेगा वाली कंडीशन है, ऑप्शन नहीं है। इतने सारे नेम्स थे, आपको करना ही पड़ेगा रैपिड रिवीजन कर। उसके लिए आप यूज करना, आप हमारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसका आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साइनिंग ऑफ देव टेनगुलिया। चेकआउट करना मत भूलना, ये पूरी 20 लेसन की प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो इसको आप चेकआउट करेंगे एंड रैपिड रिवीजन हर एक चैप्टर कि आपको यूज करना है। पीपल भी लाइक बीसी करें, उसके बाद हम हाँ बोल के सजने संवरने लगते हैं, तैयार होने लगते हैं और फिर वो वॉइस कॉल लगा लेते हैं। ऐसे ना करें। अगर आप कॉल बोलेंगे तो हम कॉल के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आपने वीसी बोला तो हम सजने संवरने लग गए हैं। अब आप वीडियो कॉल ही लगाएं, वॉइस कॉल ना करें प्लीज। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।